हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशा के इशारे देखकर पास में खड़ा रणवीर नाम का एक लड़का अपने हाथों में गुलाब का फूल लिए उसके पास आता है और उसके हाथों में फूल देकर उससे बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो ब्यूटीफुल गर्ल? हेलो, तुम कौन हो और ये गुलाब का फूल मुझे क्यों दे रहे हो? अरे अभी तुमने ही तो इशारा करके बुलाया था। भांग वांग खा रखी है क्या? अरे मैं क्यों तुम्हें इशारे करूंगी? मैं अपनी छोटी बहन को इशारा करके बुला रही थी। हटो सामने से। तुमने इस सुंदर फूल की तरह हमें फूल बनाया। अब तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। बड़े अजीब आदमी हो यार, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। अरे ऐसे कैसे तुमसे दोस्ती कर लूं? अच्छा मत करो दोस्ती, पर सामने देखकर तो बात कर लो। अब इतना भी क्या गुस्सा होना कि कहीं और देखकर हमें सुना रही हो। ये सुनते ही ईशा एक गाड़ी रोकती है और उसकी बहन रिया के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए उसका आईडी कार्ड वहीं गिर जाता है। ईशा के वहाँ से जाते ही रणवीर खुद से बोलता है, हमारे मन में घंटियां बजी। इसका मतलब हमें एक बार फिर से सच्चा वाला प्यार हो गया। पर क्या फायदा, सारी लड़कियों की तरह ये भी हाथों से निकल गई। अब कैसे इसका पता लगाऊं? ये बोलकर रणवीर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, जहाँ वो ईशा का आई कार्ड देखता है। रणवीर जल्दी से उसका आई कार्ड उठाता है और उस पर ईशा का नाम पढ़ते हुए बोलता है, ईशा चतुर्वेदी। ओह, तो मोहतरमा जी का नाम ईशा चतुर्वेदी है। अब उनकी कंपनी में ही जाकर उनका आई कार्ड देते हैं। इतना बोलकर रणवीर ईशा का आई कार्ड लेकर अपने पास रख लेता है और अगले दिन ईशा के ऑफिस जाता है, जहां वो रिसेप्शन पर जाकर ईशा का आई कार्ड देकर ईशा से मिलने की बात करता है और रिसेप्शनिस्ट ईशा को कॉल करके अपने पास बुलाती है। ईशा जल्दी से रिसेप्शन काउंटर पर जाती है और रणवीर को देखकर उससे बोलती है, तुम यहाँ? तुम्हें मेरे ऑफिस के बारे में किसने बताया? अरे हम इधर हैं, तुम मैडम को क्यों देख रही हो? हमसे गुस्सा हो तो हम पर अपना गुस्सा निकालो। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने और तुम्हारा आई कार्ड देने आया था। बहंगी तुमसे ही बात कर रही है, ना कि मुझसे। थैंक्स, मेरा आई कार्ड देने के लिए तुम यहाँ तक आए। अच्छा हाँ, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर ईशा अपनी नजर नीचे झुकाकर वहाँ से जाने लगती है और ईशा के भेंगेपन के बारे में जानकर रणवीर को अच्छा नहीं लगता। शाम को ऑफिस का ऑफ होने के बाद ईशा ऑफिस के बाहर आती है, जहाँ रणवीर उसको देखकर अपने हाथों से इशारा करता है। रणवीर का इशारा देखकर ईशा उसके पास जाती है और गुस्से में उसे बोलती है, ओ अच्छा, तो तुम फिर से यहाँ आ गए मेरा मजाक बनाने के लिए, जैसे बाकी सब बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो बस। अपना बस है ना, तुम अपने पास रखो। मैं यहाँ अपनी स्कूटी लेकर आई हूँ तो उसी से चली जाऊंगी। और हाँ, एक और बात कान खोलकर सुन लो कि मैं भैंगी हूँ। बाकी सब की तरह तुम्हें मजाक बनाना है ना, तो तुम हंस के बना लो। तुम कमाल की लड़की हो। ऐसी लड़की हमने पहली बार देखी है जो गुस्से में भी मजाक करती हो। वैसे हम यहाँ अभी नहीं आए और ना ही तुम्हारा मजाक बनाने आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ से गए ही नहीं थे और हम यहाँ तुम्हारा वेट तुमसे माफी मांगने के लिए कर रहे थे। माफी? वो किस लिए? हम बिना तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे ऑफिस आ गए और हमारे बोलने पर उस लड़की ने तुम्हारा हमारे सामने मजाक बनाया। रणवीर की प्यारी बातें सुनकर ईशा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो रणवीर से माफी मांगते हुए बोलती है, सॉरी, तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगना चाहिए। तुम तो मेरी मदद करने के लिए ऑफिस आए थे और मैंने खामखा ही तुम्हें इतना सुना दिया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अच्छा, अब हम दोस्त बन सकते हैं। एक शर्त पर। शर्त? बताओ क्या शर्त है? तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए तुम्हें मेरे साथ पान खाना होगा। पान? हम नहीं खाते पान। दोस्ती करनी है तो खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। जिसके बाद रणवीर उसको अपनी बाइक पर बैठाकर एक पान वाले की दुकान पर ले जाता है, जहां ईशा उसके लिए पान लगवाती है और एक पान का नाम सुनकर रणवीर उससे बोलता है, हम तो दो है ना, फिर एक पान क्यों? क्योंकि मैं तो पान नहीं खाती। पान तो तुम्हें अकेले ही खाना होगा। ये तो चीटिंग है। पान हम भी नहीं खाते, पर हम तुम्हारे लिए खा रहे हैं और तुम नहीं खा रही। दोस्ती करनी है या नहीं? सही फायदा उठा रही हो। उठाओ और फायदा उठाओ। रणवीर की बातें सुनकर ईशा जोरों से हंसने लगती है और उसको ऐसे हंसता देखकर रणवीर बस उसे देखता रह जाता है। पान खाने के बाद रणवीर उसको ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है
और अगले दिन फिर से उसके ऑफिस जाता है, जहां वो फिर से उसे घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन रणवीर ईशा से फोन पर बातें कर रहा था। तभी उसकी माँ कल्याणी वहाँ आती है और रणवीर अपनी माँ को देखकर जल्दी से फोन रख देता है। ये देखकर कल्याणी उसके पास जाती है और उसके कान को मरोड़कर उसे बोलती है, माँ से छुप छुप कर लड़की से बात की जाती है क्यों? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। क्या है और क्या नहीं मुझे सब पता है। माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। अब बता कौन है वो लड़की? कल्याणी के पूछने पर रणवीर अपनी माँ को ईशा के बारे में बताता है, जिसके बाद कल्याणी ईशा से बात करती है और बहुत ही जल्द उसकी माँ से बात करके ईशा के घर जाती है और उसका हाथ मांगती है, जहां ईशा को देखकर कल्याणी अपने बेटे ईशा और ईशा की माँ से बोलती है, अरे मुझे तो लगा था कोई हूर की परी होगी जो मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे लगा तेरी आंखों में ऐसी चमक होगी जिसे देखकर लोग अपने आप मदहोश हो जाएंगे, पर तू तो भैंगी निकली। मैं एक भैंगी से अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। पता नहीं एक भैंगी के जाल में मेरा बेटा कैसे फंस गया। माँ, ईशा ने हमें अपने किसी भी जाल में नहीं फंसाया और प्यार में कोई किसी की कमी को नहीं देखता, बल्कि इंसान उनकी कमियों से भी प्यार करने लगता है। माँ, ईशा आपके घर की होने वाली बहू है, आप अपनी ही बहू को भैंगी कैसे बोल सकती हो? अरे एक भैंगी को भैंगी ना बोलूं तो और क्या बोलूं? बेटा मैं तेरी शादी इस भैंगी से नहीं होने दूंगी। समाज क्या बोलेगा कि लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया था जो कल्याणी ने अपने इतने सुंदर बेटे की शादी एक भैंगी लड़की से करवा दी। माँ, ईशा को समाज वालों के साथ नहीं मेरे साथ रहना है और कल को जब आप चल नहीं पाओगी, बीमार बिस्तर पर पड़ी रहोगी ना, तब आपको ये आपके प्यारे समाज वाले देखने नहीं आएंगे। तब आपको आपकी बहू, जिसे आप अभी भैंगी बोल रही हो, वही आपकी सेवा करने आएगी। माँ, जब हमें खुद ही सब करना है तो हम क्यों समाज वालों की सुने? अपने बेटे के सवाल सुनकर कल्याणी की बोलती बंद हो जाती है और वो उन दोनों की शादी को तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में ईशा और रणवीर की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ मेहमान कल्याणी के घर आते हैं, जिसमें से एक औरत कल्याणी की बहू को देखकर उससे बोलती है, क्या कल्याणी, तेरे बेटे में कोई कमी थी जो तूने अपने चांद से बेटे की शादी एक भैंगी लड़की से करवा दी? कमी तो कुछ भी नहीं थी बहन, पर कल को मुझे कुछ होगा तो तुम्हारी परी सी बहू तो मुझे देखने नहीं आएगी। काम तो मेरे बेटे की पसंद ही आएगी। बस इसलिए मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने घर के लिए ईशा को चुना। अरे भैंगी बहू तुम्हारी है ना कि मेरी। मुझे क्या, लोग तुम्हारा और तुम्हारी बहू का मजाक बनाएंगे, ना कि मेरा। मैं तो चली अपने घर। इतना बोलकर वो औरत कल्याणी के घर से चली जाती है। उसके जाते ही ईशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज मेरे भैंगे होने की वजह से आप सबको सुनना पड़ रहा है। सब मुझे तो भैंगा बोलते ही हैं, साथ ही साथ आपको भी भैंगी की सास बोलते हैं। कौन क्या बोल रहा है और क्या नहीं, इसकी चिंता तू मत कर बहू। और लोग बोलते हैं मेरी बहू को भैंगी तो बोलते रहें, मुझे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कल्याणी उसे गले से लगा लेती है और एक बेटी की तरह ही दर्जा देती है। तो वहीं ईशा भी अपनी सास की देखरेख एक बेटी की तरह ही करती है और अपने ससुराल में सास और पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीती है। अमीशा एक बहुत ही सेक्सी लड़की थी, जिसे हमेशा ही बोल्ड लुक में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। एक बार अमीशा को काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ता है, जहां वो एक सूरज वर्मा नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के के घर पर कमरा किराए पर ले लेती है। सूरज के घर में उसकी माँ शांति और बीवी मोहना रहा करते थे। मोहना बहुत ही ज्यादा सहज स्वभाव की महिला थी। साथ ही वो अमीशा को अपने परिवार का सदस्य ही समझती थी और उसे अपनों की तरह प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब और अमीशा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी सब ठीक है, बस थोड़ा आने जाने में दिक्कत होती है। आप तो जानते ही है ना कि मुंबई के लोकल का क्या हाल है। हाँ हाँ ये तो है। अरे तो क्या हुआ, एक दो धक्के खाने से कौन सा पहाड़ गिर जाता है, बाकी दुनिया भी तो जाती ही है ना। जी आंटी जी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। बाय मोहना, बाय सूरज। अरे रुको अमीशा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आज मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अमीशा सूरज के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद
सूरज गाड़ी को एक पार्क के साइड में रोक देता है और दोनों बाहर निकलते हैं कि तभी अमीशा उससे कहती है, यार तुम्हारी मम्मी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? बेबी क्यों गुस्सा करती हो? माँ ताने देती है तो देने दो ना। उनका बेटा भी तो तुमको प्यार देता है इतना। हटो परे तुम, उनके आगे तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, जरा कुछ नहीं कहते मेरे लिए। जान क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। वैसे ऊपर वाला बहुत मेहरबान है मुझ पे। अच्छा जी, वो क्यों? अरे तुम जैसी टोटा लड़की को मेरी किराएदार बना दिया, सारी सोसाइटी में मेरा नाम फेमस करा दिया तुमने। दोनों एक दूसरे के साथ में पूरा दिन बिताते हैं। शाम को एक साथ ही वापस घर भी जाते हैं। उनको ऐसे एक साथ देखकर शांति बोलती है, क्यों रीना स्पीटी, मेरा बेटा तेरा ड्राइवर है क्या जो तू उसके साथ आएगी और जाएगी? अरे नहीं माँ, मैं घर आ रहा था तभी मुझे अमीशा रास्ते में मिल गई, इसलिए साथ आ गए। शांति की बातें सुनकर अमीशा गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं और करीबन रात के 2 बजे सूरज चुपके से अमीशा के कमरे में जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और फिर बोलता है, अरे बाबा गुस्सा मत करो, देखो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ, आंखें बंद करो, मेरे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। क्या तोहफा है? बताओ जरा। ये लो चाबियाँ तुम्हारे नए घर की मेरी जान। मेरा नया घर? सच में? आई लव यू सो मच। इतना कहकर अमीशा उसके करीब जाती है और उसे जोरों से हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और अमीशा भी नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब सूरज काम पर ना जाकर सारा टाइम अमीशा के साथ उसके घर पर ही गुजारता है। ऐसे ही एक दिन अमीशा उससे कहती है, जान, मैं क्या कह रही थी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, क्यों ना हम एक किराएदार रख लें? क्यों बेबी, मैं हूँ तो तुम्हारे पास। पर तुम हर वक्त तो नहीं होते ना मेरे साथ। सामने वाली पड़ोसन बता रही थी कि कोई लड़का है जिसे रूम चाहिए। नहीं, लड़का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बेबी, तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? अरे खुद से भी ज्यादा है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अमीशा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे लड़के के बारे में पता करती है। कुछ देर के बाद निशांत नाम का एक बहुत ही ज्यादा डैशिंग सा लड़का अमीशा के घर की डोरबेल बजाता है। अमीशा जब दरवाजा खोलती है तो सामने निशांत खड़ा होता है और उससे कहता है, जी मैं निशांत, आपका नया किराएदार। मिसेस गोयनका ने बताया होगा। जी हाँ जी, आइए आइए। जी थैंक यू। जी आपका कमरा ऊपर है, साफ सफाई मैंने सब कुछ करवा दिया है। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। निशांत अपना सारा सामान लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अमीशा नाश्ता लेकर उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। अमीशा उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। तभी निशांत उससे कहता है, अरे अमीशा जी, आप मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता, आपने तकलीफ क्यों की? अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपने दोस्त के लिए। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, अभी तक सिंगल हूँ, कोई मिली ही नहीं आप जैसी। मेरे जैसी मतलब? आपकी तरह ब्यूटीफुल, ख्याल रखने वाली। खैर चलिए नाश्ता करते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। निशांत की बातें अमीशा के दिल को छू जाती है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और उसके बाद निशांत तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। निशांत और अमीशा की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और उनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जहां दिन में अमीशा अपना सारा वक्त सूरज के साथ बिताती, तो वही रात को वो निशांत के साथ एंजॉय किया करती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसे ही एक शाम मोना सूरज से कहती है, जी सुनिए, आपके ऑफिस से आपके बॉस का कॉल आया था। कह रहे थे आप आजकल ऑफिस नहीं आ रही हैं, पर घर से तो आप डेली ऑफिस के लिए निकलते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो दरअसल मैं अपने लिए नई जॉब देख रहा हूँ, बस इसीलिए। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। पर मोहना को ये बात थोड़ी अजीब लगती है।
तो वो अपनी सास शांति से इस बारे में बात करती है। ऐसे ही एक शाम सूरज अमीशा को सरप्राइज देने का आइडिया सोचता है और बिना बताए तैयार होकर उसके घर जाता है। उसे इस तरह जाता देखकर मोना और शांति उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही सूरज वहाँ पर जाता है तो देखता है कि निशांत और अमीशा एक दूसरे की बाहों में हैं, जिसे देखकर अमीशा को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें नया घर दिया, अपनी जॉब छोड़ी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया, और तुम अभी के अभी मेरा घर खाली करो। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी वहाँ पर शांति और मोहना आ जाते हैं और सूरज की सारी बातें सुन लेते हैं। और फिर मोहना बोलती है, अच्छा तो ये है आपकी नई जॉब? अरे शर्म नहीं आई आपको एक बार भी ये सब करते हुए? और तुम कितनी कलंकनी औरत हो तुम। अरे तुम्हें मैंने अपनी बहन जैसा समझा था और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरे साथ ये खेल खेलते हुए? अरे जा, आज से मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ और मर गया तू मेरे लिए। शर्म आती मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, किसी को। चलो ये तो गए, अब मिस्टर तुम भी निकलो इस घर से बाहर, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। तभी अमीशा प्रॉपर्टी पेपर सूरज को दिखाती है और जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमीशा ने वो घर अपने नाम पर करवा लिया था। इस तरह सूरज के पास ना तो उसका घर रहता है और ना ही उसके अपने, यानी कि उसकी माँ और बीवी, जिसके बाद वो सारा जीवन पश्चाताप की आग में जलता रहता है। तो वहीं अमीशा निशांत के साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।